होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस किया था। आज हमने इसी से अपना टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करना है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से हम फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अ करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। What will be the direction of magnetic field at a point P above the wire? Now आपके पास एक वायर है, जाहिर सी बात है पावर लाइन है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक यानी नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट किससे किसकी तरफ फ्लो कर रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। आपने वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर जा रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसका मतलब एक्चुअल या कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैंने रूटीन के लेक्चर में काफी दफा इस बात को आपके सामने रखा था कि तमाम रूल्स किस पे लगते हैं? कन्वेंशनल करंट्स पे लगते हैं या पॉजिटिव चार्जेस पे लगते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर फ्लो कर रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा होगा। अब हम इस पे वो मैग्नेटिक फील्ड वाला राइट हैंड रूल लगा देते हैं कि जिसमें थंब किसको शो करता है? करंट को। तो करंट किधर जा रहा है? नॉर्थ से साउथ, तो ये आ गया थंब यानी नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट होती है? उंगलियों की मोशन से। तो जब मैं अपनी उंगलियों को मूव करूंगा और पाम की तरफ रोटेट करूंगा तो आप देखें ये आपको आपके सामने या वायर के ऊपर से देखते हुए किससे किसकी तरफ रोटेट करती दिखाई दे रही हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट यानी अल्फा। Question number 87. A vertical wire carries an electronic current into the page. What is the direction of magnetic field at point P located as shown? Now again, इस MCQ में भी इलेक्ट्रॉनिक करंट का वर्ड यूज हुआ है। Now ऐसे MCQs को टैकल करने के दो तरीके होते हैं। एक वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 86 में डिस्कस किया है कि पहले करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, तो आंसर ही एक्चुअल आंसर होगा। एक दूसरा तरीका भी है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आंसर निकाल लेते हैं और फिर उसको कन्वेंशनल करंट के लिए निकालने के लिए आपको आंसर को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। मसलन क्रॉस क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर को जा रहा है? नीचे की तरफ या व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो ये आ गया थंब। और जब मैं अपनी उंगलियों को क्या करूंगा? रोटेट करवाऊंगा, तो उंगलियां यूं रोटेट हो रही हैं। कौन सा सर्कल आपको जनरेट होता दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर मैं क्लॉकवाइज सर्कल बनाऊं तो पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ दिखाई दे रही है? पी पॉइंट पे, आई रिपीट, आपको मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ दिखाई दे रही है? वेस्ट की तरफ। तो आपका राइट हैंड रूल आपको क्या आंसर दे रहा है? वेस्ट। लेकिन चूंकि ये आंसर आपने किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए निकाला है, तो करंट के लिए या कन्वेंशनल करंट के लिए आंसर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी राइट हैंड रूल जो आपको आंसर दे रहा है वेस्ट, उसका रिवर्स कर दें। आपके 87th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? बीटा यानी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 88. Two straight horizontal parallel wires are carrying the same current in the same direction. D is the distance between the wires. You are given a small magnetic needle. At which of the following positions will the orientation of the needle will be independent of the magnitude of the currents in the wire? आपके पास ये दो वायर्स हैं, इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में। आपने एक मैग्नेटिक नीडल को किसी ऐसी जगह पे रखना है कि जहां पे रखने से मैग्नेटिक नीडल रोटेट ना करे, यानी मैग्नेटिक नीडल की मोशन या पोजीशन वायर्स में से पास होने वाले करंट की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिज्म पे डिपेंड ना करे। तो वो पॉइंट याद रखिएगा, इन दोनों वायर्स के बिल्कुल सेंटर पे ही लाई करेगा। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। इस वायर में आपको करंट कितना जाता दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इस पर राइट हैंड रूल लगाऊं तो ये आ गया थंब। इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। यही रूल ये वायर फॉलो करेगी। इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं इन दोनों करंट कैरिंग वायर्स के दरमियान आपको दो मैग्नेटिज्म्स इक्वल एंड ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो इन दोनों वायर्स के बिल्कुल दरमियान यानी सेंटर पे D0 होगा
और यही वो जगह है कि जहां पे आप अपनी मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो उसके रखने के हालत में उसकी पोजीशन में उसकी किसी किस्म के किसी पैरामीटर में कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? दोनों वायर्स के बिल्कुल सेंटर में, यानी दोनों वायर्स के दरमियान बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है। अब उससे सवाल में क्या कहा हुआ है कि दोनों वायर्स के दरमियान फासला कितना है? डी, यानी दोनों वायर्स के दरमियान फासला क्या है? ये डी। तो अगर यहां से लेके यहां तक का फासला डी है तो मिड पॉइंट का किसी भी वायर से फासला ऑफ कोर्स क्या होगा? d/2 ईच। सो इसका मतलब आप अगर नीडल को दोनों वायर्स के बिल्कुल मिड में रखें कि नीडल का किसी भी एक वायर से फासला क्या हो? d/2, तो यही आपकी वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो उसने सवाल में पूछी हुई है। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा, यानी at any points halfway between the wires in the horizontal plane. Question number 89. Three infinite straight wires equidistant from each other carrying currents, wire A and C carrying conventional current, while wire B carrying electronic current. As shown in the figure, the resultant force on the wire B is directed. Now मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना भी दी है, आपके टेस्ट में, आपके सवाल में भी बनी हुई है। ए और सी में कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन बी में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक। अब बी में आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर जाता दिखाई दे रहा है? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब बी में कन्वेंशनल करंट किधर को फ्लो कर रहा होगा? नीचे की तरफ। अब जरा हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि बताएं बी पे फोर्स किधर को लगेगी। आप जरा ध्यान से देखें, ए और बी में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऑपोजिट। तो ए बी को क्या करेगा? रिपेल। इसी तरह सी और बी में भी करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं? ऑपोजिट। तो सी भी डी को क्या करेगा? रिपेल। फिर अगर आपको लेक्चर में याद हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो दो वायर्स के दरमियान लगने वाली फोर्स है वो दोनों वायर्स में पास होने वाले करंट्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ए और बी की इंटरेक्शन के दौरान ये प्रोडक्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1/2, यानी 2 के ऑर्डर का। लेकिन सी और बी की इंटरेक्शन के दौरान यही प्रोडक्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है? 2 और 3, यानी 6 के ऑर्डर का। इसका क्या मतलब होगा कि ए भी बी को रिपेल करेगा, सी भी बी को रिपेल करेगा, लेकिन सी की रिपल्शन बी से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब बी पे जो ओवरऑल फोर्स लगेगी उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट बिहेवियर किसका होगा? सी का। और सी बी पे किधर को फोर्स लगा रहा है? लेफ्ट साइड की तरफ या टूवर्ड्स वायर ए। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर होगा टूवर्ड्स वायर ए, यानी आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 90. What should be the direction of magnetic field applied to have the direction of magnetic force as shown in the figure, where an electronic current flows through the wire and the circuit is placed in a horizontal plane? डायग्राम आपके टेस्ट में बनी हुई है, मैंने भी रफ सी डायग्राम यहाँ पे बना दी है। ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी नेगेटिव चार्जेस का करंट आपको किधर आता दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे। और ये इस कंडक्टर पे क्या लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स। तो बताएं ये मैग्नेटिक फोर्स लगाने वाली मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को होगी? राइट हैंड रूल। आपके पास थंब किधर आना चाहिए? ऊपर से नीचे, तो ये आ गया थंब, नीचे की तरफ जाएगा। फोर्स किधर को लग रही है? इधर लेफ्ट साइड पे। तो आपका जो पाम है, हथेली है, उसका वेक्टर एरिया किधर को आना चाहिए? लेफ्ट साइड पे। तो ध्यान से देखिएगा, थंब आना चाहिए नीचे की तरफ एंड वेक्टर एरिया ऑफ द पाम शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट। सो दिस इज द ओनली पॉसिबल सिचुएशन। आप देखें कि थंब किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, और वेक्टर एरिया ऑफ द पाम किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड पे। तो आपको फिंगर्स किधर को निकलती दिखाई दे रही हैं? आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड। यानी आपको फिंगर्स किधर निकलती दिखाई दे रही हैं? आउट ऑफ द प्लेन। यानी आपको फिंगर्स किधर निकलती दिखाई दे रही हैं? वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन ये जो आंसर आपने निकाला है वर्टिकली अपवर्ड, ये आंसर आपने किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो आंसर आपने निकाला है वर्टिकली अपवर्ड, ये आंसर आपने किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला है। मैंने जानबूझ के व्हाइट बोर्ड पे गलत आंसर लिखा हुआ है ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ जाए। क्या लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पे? वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन ये आंसर कब होना था? ये आंसर उस वक्त होना था कि जब वायर में से क्या पास कर रहा होता? कन्वेंशनल करंट पास कर रहा होता। यहाँ पे वायर में से क्या पास कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट पास कर रहा है। तो आपका राइट हैंड रूल आपको क्या आंसर दे रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। इस एमसीक्यू का एक्चुअल आंसर क्या आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यानी इस एमसीक्यू का आंसर जो बजाहिर क्या लग रहा था?
बीटा, सॉरी इस एमसीक्यू का आंसर जो बजाहिर क्या लग रहा था अल्फा, इस एमसीक्यू का आंसर एक्चुअली क्या होगा? बीटा। 19th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। Question number 91. A 1 meter wire stretched horizontally carries a current of 20 ampere from west to east in a magnetic field of 0.2 Tesla directed vertically upward. The magnitude and the direction of the force on the wire is. अब देखिए इस एमसीक्यू में उसने करंट का वर्ड यूज किया हुआ। मैंने आपको बताया था जब करंट से पहले कुछ ना लिखा हो तो कौन सा करंट होता है? कन्वेंशनल करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखने के लिए मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB, चूंकि थीटा 90 हो जाएगा तो sin 91 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज करंट? 20। व्हाट इज लेंथ? 1। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? 0.2 यानी 2/10। तो ये जीरो क्या हो गया? ऑफ कोर्स कैंसिल, 2 into 10 comes out to be 4 न्यूटन। अब ये तो हमें पता चल गया कि इस एमसीक्यू का आंसर क्या है मैग्नीट्यूड वाइज 4 न्यूटन। अब सवाल पैदा होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? तो इसकी राइट हैंड रूल। थंब किसको शो करता है? वेलोसिटी को। वेलोसिटी किधर आएगी? ईस्ट की तरफ। फिंगर्स किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? बाहर की तरफ। तो ये ईस्ट, थंब, ये फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखें कि आपको वेक्टर एरिया ऑफ द पाम किधर रुख करता दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ। या नीचे की तरफ का क्या मतलब है? किधर रुख करता दिखाई दे रहा है? साउथ की तरफ। आपके 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 4 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, यानी आपके 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। Question number 92. A very long solenoid has 400 turns per meter length of the solenoid. A current of 1.6 ampere flows through it. Then the magnetic induction at the middle point of the solenoid on its axis is approximately. हाँ, हम सबने पढ़ा था कि सोलनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। म्यू नॉट क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या थी? 400। और आपके पास से सोलनॉइड में करंट कितना फ्लो कर रहा था? 1.6 एम्पियर। तो मैंने करंट की जगह क्या लिख दिया? 16/10। अगेन इस किस्म की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में पहली कोशिश क्या होती है कि नॉन जीरो नंबर से आंसर का पता चलाएं। और अगर नॉन जीरो नंबर से आंसर पता चल जाए तो आपको 10 की पावर्स को सॉल्व नहीं करना पड़ता। अगर मैं पाई को क्या अस्यूम कर लूं? 3.14 को राउंड ऑफ करके क्या अस्यूम कर लूं? 3। तो जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा। 4 into 3 is 12. 12 into 4 is 48. 12 into 4 is 48, which is close to 50. और 50 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 16 से। एंड 16 into 5 क्या होता है? 16 into 5, अगेन इस जीरो को बाद में देखेंगे, 80। तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर क्या होगा? 8 या उसके आसपास। आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर क्या होगा? 7.9, 8.1 या 8 के आसपास। और अगर मैं गलत नहीं तो 8 वाली मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। आपके 92nd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी 8 into 10⁻⁴ टेस्ला। इस तरह से बाज़ दफा नॉन जीरो नंबर्स आपको 10 की पावर्स कैलकुलेट करने से बचा लेते हैं। Question number 93. A long straight wire is carrying a current of 4 ampere. The magnetic field at a point 5 centimeter from the wire is. Question number 93. रूटीन की क्लासेस में हमने फॉर्मूला को 2 या 3 दफा देखा था। B equals mu naught I over 2 pi R. What is mu naught? 4 pi into 10⁻⁷. What is current? 2 pi is the part of the formula. और आपने वायर से कितने फासले पे कैलकुलेशन करनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर comes out to be 5/100। प्लीज ध्यान से देखें। पाई पाई क्या हो गया? कैंसल। 5 into 2 हो गया 10 और 1 0 से क्या हो गया? कैंसल। 4 into 4 क्या हो गया? 16 और ये 10 ऊपर जाके -7 को क्या कर देगा? -6। So 16 into 10⁻⁶ Tesla. This can be written as 16 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁴ Tesla. और 10⁻⁴ Tesla किसके बराबर होता है? गॉस के। तो आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 16 into 10⁻⁻2 गॉस, यानी 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 94. You are asked to design a solenoid that will give a magnetic field of 0.1 Tesla, yet the current must not exceed 20 ampere. The number of turns per unit length of the solenoid will be. Solenoid के लिए फॉर्मूला B equals mu naught Ni। यहां से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल n निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगा? B over
म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और करंट कितना फ्लो कर रहा है 20। अगेन नॉन जीरो नंबर से आंसर पता चलाने की कोशिश करते हैं। कैसे? 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 इंटू 2 इज 24 which can be considered as 25 almost। अच्छा, 10⁻⁻7 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+7। उस 10⁻+7 में से मैं 100 निकाल लेता हूं, तो 100/25 इज 4। तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर 4 के आसपास होगा। तो 4 के आसपास क्या हो सकता है 4.2, 4.1, 3.9, 3.8 या 4 भी हो सकता है। और अगर मैं गलत नहीं अगेन तो मुझे सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन दिखाई दे रही है जो 4 के आसपास है, वो कौन सी वाली है? अल्फा। आपके 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 3.9 इंटू 10⁴ यानी 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड इट्स करंट आर डबल्ड व्हाइल इट्स लेंथ इज क्वाड्रुपल्ड। नाउ क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना ज्यादा हो गया। सोलेनॉइड के मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला B इक्वल्स म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी डबल, करंट भी क्या हो गया डबल, और लेंथ क्या होगी क्वाड्रुपल्ड यानी 4 गुना ज्यादा। ये 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 4 और 4 का फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके 95th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा यानी रिमेन्स सेम। Question number 96. Which of the following diagrams represent the magnetic field due to a circular current? आपके क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है चार्ली। अब बच्चा यहाँ पे एतराजी करता है, फौरन ये ऑप्शन बताना शुरू हो गया, आपने बाकी सारों को एक्सप्लेन नहीं किया। बट इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस कि जिसमें हम चार्ली ऑप्शन को अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमें बाकी सारों के ना होने की वजह भी खुद बहुत समझ आ जाएगी। मसलन चार्ली ऑप्शन में आपको करंट कैसे फ्लो करता दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में। अब अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाऊं तो करंट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अंदर की तरफ, और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इस साइड पे क्या लग जाएंगे क्रॉसेस और इस साइड पे क्या लग जाएंगे डॉट्स। यही रूल अगर मैं यहां पे लगाऊं, बिल्कुल यही रूल अगर मैं यहां पे लगाऊं तो इस साइड पे आपको करंट किधर आता दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ ही आ गया थंब यानी करंट। तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अंदर की तरफ, और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बाहर की तरफ। इसका मतलब यहां पे भी यही हो रहा है कि बाहर क्या लग जाएंगे क्रॉसेस और अंदर क्या लग जाएंगे डॉट्स, और ऐसी एक ही डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। 96 का आंसर है चार्ली। आई एम श्योर अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बाकी सारी ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी डायग्राम चार्ली के अलावा राइट हैंड रूल सही फॉलो करती है आपको दिखाई नहीं दे रही। क्वेश्चन नंबर 97, अ सोलेनॉइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 300 टर्न्स and a current of 5 ampere flows through it. What is the magnetic field outside of the solenoid? आप देख रहे हैं मैंने रुक के एक सबसे अहम वर्ड पे सबसे ज्यादा फोकस किया आउटसाइड, और अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो इसका आंसर आपको पहले से आता है। आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है तो हम उसको प्रैक्टिकली क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। 97th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा डेल्टा यानी 0। Question number 98. An electron is moving along negative x-axis to get it moving in an anti-clockwise circular path in xy plane. Magnetic field is applied. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसके along मूव कर रहा है नेगेटिव x-axis के along मूव कर रहा है। हम उसको एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहते हैं। ये करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन पे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। बताएं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। आप चाहते हैं कि ये माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आके कैसे रोटेट करना शुरू कर दे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ में। तो उसके लिए आपको इस पे क्या अप्लाई करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उसके लिए राइट हैंड रूल थंब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल फिंगर्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया ऑफ द पाम रिप्रेजेंट्स फोर्स। नाउ थंब किधर आना चाहिए माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वेक्टर एरिया ऑफ द पाम किधर आना चाहिए माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। तो ध्यान से देखिएगा कि ये आ गया थंब, और वेक्टर एरिया ऑफ द पाम किधर आना चाहिए माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो मेरी हथेली यानी पाम का रुख होगा नीचे की तरफ। तो ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स आपको किधर जाती दिखाई दे रही हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ।
तो रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई करनी चाहिए? व्हाइट बोर्ड की तरफ। लेकिन ये कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है। तो जो रूल आंसर दे रहा है उसका रिवर्स कर दें। इसका मतलब एक्चुअली आपको मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं बल्कि व्हाइट बोर्ड से अवे अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर ध्यान से देखिएगा कि ये आपका अगर प्लस एक्स एक्सिस है और ये आपका अगर प्लस वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड किधर को अप्लाई हो रही है? व्हाइट बोर्ड से अवे। तो व्हाइट बोर्ड से अवे कौन सा एक्सिस होगा? प्लस जेड एक्सिस होगा। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 99, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म magnetic field of 1 Tesla with a speed of 10 raised to power 7 meter per second. The force experienced by alpha particle is F equals QVB. और अल्फा पार्टिकल का जहां तक ताल्लुक है इसका मतलब क्या होता है? 2He4। इसका मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मास नंबर है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल आपका अगर प्लस एक्स एक्सिस है और ये आपका अगर प्लस वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड किधर को अप्लाई हो रही है? व्हाइट बोर्ड से अवे। तो व्हाइट बोर्ड से अवे कौन सा एक्सिस होगा? प्लस जेड एक्सिस होगा। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 99, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म magnetic field of 1 Tesla with a speed of 10 raised to power 7 meter per second. The force experienced by alpha particle is F equals QVB. और अल्फा पार्टिकल का जहां तक ताल्लुक है इसका मतलब क्या होता है? 2He4। इसका मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मास नंबर है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से डबल होगा यानी ट्वाइस होगा। तो Q की जगह क्या आ गया? 2E। और E कितना होता है आप सबको पता है? 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। तो 2E क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज 10 raised to power 7 मीटर पर सेकंड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 1। सो माइनस 19 और 7 कैंसिल होकर क्या बनेगा? -12। आपके 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 100. A proton enters a magnetic field of flux density 3 Weber per meter square. By the way, Weber per meter square Tesla को कहते हैं. With a velocity of 4 into 10 raised to power 7 meter per second at an angle of 30 degree with the field. The force on the proton will be. Question number 100. Magnetic force का फॉर्मूला QVB sin थीटा। प्रोटॉन पे चार्ज कितना था यानी Q कितना था? 1.6 into 10 raised to power minus 19। प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी थी? 4 into 10 raised to power 7। मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई हुई थी? 3। और एंगल कितना था? 30। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 30 यानी 1/2। ये 2 और 4 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 इंटू 1.6 इज 9.6 एंड माइनस 19 और प्लस 7 क्या बन जाएगा? -12। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर होगा 9.6 इंटू 10 raised to power minus 12 न्यूटन यानी चार्ली। Question number 101. A charged particle is moving in a uniform magnetic field such that its velocity is perpendicular to the field. Then, अगर आपको याद हो तो मैंने रूटीन की क्लास में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल पे लग रही होती है वो चार्ज पार्टिकल में वर्क नहीं करवा सकती, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करवा सकती, टॉर्क नहीं पैदा कर सकती। वो सिर्फ क्या कर सकती है? इम्पल्स पैदा कर सकती है, मोमेंटम में चेंज करवा सकती है या वेलोसिटी में चेंज करवा सकती है। आपके 101 यानी 101st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अल्फा। क्वेश्चन नंबर 102. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग टोटल नंबर ऑफ चार्जेस NaL, each charge of Q is given by. So one of the easier MCQs, एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होती है? Q V क्रॉस B। तो अगर एक चार्ज पे ये फोर्स लग रही है तो दो चार्जेस पे कितनी फोर्स लगेगी? इसका डबल यानी 2QV क्रॉस B। तीन चार्जेस पे कितनी फोर्स लगेगी? इसका ट्रिपल यानी 3QV क्रॉस B। तो n नंबर ऑफ चार्जेस पे कितनी फोर्स लगेगी? NQV क्रॉस B। और उसने सवाल में n नंबर ऑफ चार्जेस को क्या कह दिया है? NaL। आपके 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 103. अ मैग्नेटिक फील्ड, एक एक ऑप्शन देख लें।
अल्फा ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकती, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे ऑपोजिट मूव कर रहा हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगा सकती। बीटा नेवर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, अगेन याद रखिएगा कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है और ये जुमला भी गलत है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो फोर्स लगेगी ही लगेगी। चार्ली एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 103rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। हर इस पे बहस करने की इतनी जरूरत नहीं है, ज्यादा बहस इस पे बनती है कि डेल्टा क्यों गलत है। सो एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में या अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगा सकती। 103rd एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 104, while finding the radius of the circular path in the experiment to find charge to mass ratio of an electron, the glass tube, which is by the way known as Teltron tube, is filled with, आपकी रूटीन की क्लास में बताया था, आपकी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, लो प्रेशर पे फिल होने वाली हाइड्रोजन गैस। 104 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 105, an electron of mass 9 into 10 raised to power minus 31 kilogram, charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, moving with a velocity of 10 raised to power 6 meter per second, enters a region where magnetic field exists. If it describes a circle of radius 0.1 meter, the magnetic field must be. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके चार्ज उसके मास आपको गिवन है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होके 10⁻6 मीटर पर सेकंड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस कितना है? 0.1 मीटर। आपने उस इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला Q/m या E/m इक्वल्स V/BR। तो यहां से अगर मैं B निकालूं तो वो क्या आ जाएगा? mV/QR। व्हाट इज M? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। व्हाट इज वेलोसिटी? 10⁻6 meter per second. What is charge on electron? 1.6 into 10⁻19 या 16 into 10⁻20. And what was the orbital radius? 10.10 meter या 0.10 meter, that is 10/100 meter. अब अगेन यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको किसी तरह से समझाऊं कि यहाँ पे भी आपको 10 की पास को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉन जीरो नंबर आपको आंसर बता देंगे। कैसे? जस्ट फोकस ऑन दिस 9/16. Now this 9/16 is almost 8/16, which is exactly 1/2 and 1/2 is 0.5. तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर 5 होगा या 5 के आसपास होगा, और अगर मैं गलत नहीं तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है कि जो 5 के क्लोजेस्ट है। 105 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा, 5.6 into 10⁻⁵ टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 106, a proton, a deuteron and an alpha particle accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field moving at right angles to the B. What is the value or ratio of their kinetic energy? Now proton का मतलब होता है 1p1, deuteron का मतलब होता है 1d2 और alpha का मतलब होता है 2he4। यानी प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के चार्जेस बिल्कुल क्या है? सेम है, लेकिन ड्यूट्रॉन की मास प्रोटॉन से ट्वाइस है और अल्फा की मास ड्यूट्रॉन से ट्वाइस है, जबकि प्रोटॉन से 4 टाइम्स है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? QV, और इस एमसीक्यू में V यानी पोटेंशियल डिफरेंस तमाम पार्टिकल्स पे सेम अप्लाई किया गया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द चार्जेस। नाउ प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? 1, ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 2। तो ये चार्जेस की भी रेशियो है और ये इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की भी रेशियो है। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। Question number 107, an alpha particle and a proton having same momentum enter into the region of a uniform perpendicular magnetic field. The ratio of radii of curvature of their circular paths in the magnetic field is. इससे मिलती जुलती डिस्कशन हमने अपनी रूटीन की क्लास में की थी। 107 को देखने के लिए चार्ज टू मास रेशियो से ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला R = mv/qv।
जबकि mv क्या है, मोमेंटम। ना उससे सवाल में क्या कहा हुआ है कि दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, और दोनों पार्टिकल्स एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो दोनों पार्टिकल्स के लिए b भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्बिटल रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल। यहां से अगर हम क्या करें, रेशियो निकालें, तो r1 ओवर r2 इक्वल, चूंकि इनवर्स है तो Q2 बाय Q1। Q2 वो पार्टिकल जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में, यानी प्रोटॉन, उस पर चार्ज कितने हैं, 1। और Q1 वो पार्टिकल जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले, यानी अल्फा, उस पर चार्ज कितना है, 2। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 1:2, यानी 107th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 108, आयंस ऑफ डिफरेंट मोमेंटा हैविंग डिफरेंट चार्ज एंटर नॉर्मली to a uniform magnetic field, the radius of a orbit of an ion is proportional to। अभी फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, R इक्वल्स P ओवर QB। नाउ P क्या है, आयंस का मोमेंटम, और Q क्या है, आयंस पे चार्ज। जबकि वो तमाम आयंस, बेशक उनका मोमेंटम क्या है, डिफरेंट है, मास क्या है, डिफरेंट है, पॉसिबली वेलोसिटी भी क्या है, डिफरेंट है, और चार्ज भी उन पे क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वो एंटर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में हो रहे हैं। इसका मतलब इन तमाम आयंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर B क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब आयंस के ऑर्बिटल पाथ का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, P ओवर Q के, वे P इज द मोमेंटम ऑफ द आयन एंड Q इज द चार्ज ऑन इट। 108 एमसीक्यू का आंसर होगा P बाय Q, यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 109, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, बहस में कर चुका हूं, हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी are moving in a circular trajectories in a constant magnetic field. If Rp, Rd and R alpha denote respectively the radii of the trajectory of these particles, then now इसको करने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, QV। तो यहां से अगर मैं V निकालूं तो V किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ओवर Q। एक तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। दूसरा, चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला, फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको याद हो, Q बाय M इक्वल्स 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। अब अगर ये जो V वोल्टेज है, इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर दूं, तो क्या बन जाएगा, Q बाय M इक्वल्स 2 ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। ये तो वैसे के वैसे आ गए, और वोल्टेज की जगह क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ओवर Q। ये R स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये M इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये Q इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके Q से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर। नाउ ऑफ कोर्स 2 क्या है, कांस्टेंट, तमाम पार्टिकल्स एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो B भी क्या है, कांस्टेंट, और तमाम पार्टिकल्स की अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब R स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बाय Q स्क्वायर, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट M ओवर Q। अब यहां से रेशियो निकालें, तो R प्रोटॉन रेशियो R न्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा इक्वल्स, अब सबसे पहले प्रोटॉन के पैरामीटर्स, प्रोटॉन की मास 1, प्रोटॉन पे चार्ज 1, रिमेंबर 1p1। फिर उसके बाद ड्यूट्रॉन के पैरामीटर्स, ड्यूट्रॉन की मास 2, ड्यूट्रॉन का चार्ज 1, रिमेंबर 1d2। और उसके बाद अल्फा के पैरामीटर्स, अल्फा की मास 4 और अल्फा पे चार्ज 2He4। नाउ ये प्लीज ये क्या बन गया, 1, ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 2, और ये क्या बन गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 इज 1। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और अल्फा के आंसर्स, यानी ऑर्बिटल रेडियाई क्या है, सेम है, जबकि ड्यूट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियाई 1, यानी प्रोटॉन और अल्फा के ऑर्बिटल रेडियाई से ज्यादा है। इसका मतलब R अल्फा और R P इक्वल होंगे, जबकि R Q R D इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा R अल्फा इक्वल्स R P बट दे बोथ आर लेस देन R D, यानी 109 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा। Question number 110, two particles A and B of mass MA and MB respectively and having the same charges are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particles are VA and VB respectively and the trajectories are as shown in the figure. Then अच्छा, आपके पास एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक का नाम है पार्टिकल ए और दूसरे का नाम है पार्टिकल बी, और दोनों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आपके सामने डायग्राम टेस्ट में बनी भी हुई है कि ए के सर्कुलर पाथ का रेडियस बी के सर्कुलर पाथ के रेडियस से ज्यादा है।
अब इसका क्या मतलब होगा? फॉर्मूला पहले भी हम पढ़ चुके। ये क्या शो कर रहा है कि ऑर्बिटल रेडियस पार्टिकल के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नौजर ध्यान से, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। किसका ऑर्बिटल रेडियस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है? पार्टिकल ए का। इसका मतलब पार्टिकल ए का ऑर्बिटल रेडियस पार्टिकल बी के ऑर्बिटल रेडियस से अगर ज्यादा है तो पार्टिकल ए का मोमेंटम पार्टिकल बी के मोमेंटम से भी ज्यादा होगा। और आप सबको पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम वी। तो अगर पी ए पी बी से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा? एम ए वी ए विल बी ग्रेटर देन एम बी वी बी। 1/10 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 111, टू पैरल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल, बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट करंट वाली वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं, बहुत दफा पढ़ चुके हम। और सिमिलर करंट्स वाली वायर जिनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा हो, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। 111th MCQ का आंसर होगा अट्रैक्ट ईच अदर, यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 112, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। क्लास में भी डिस्कस किया था, MCQ भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो ये UHS यानी MCAT में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सो बाज़ दफा इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो छोटी से छोटी माइनर से माइनर डिटेल को भी आपने अपने ज़हन में रखना है। 112 MCQ का आंसर होगा अल्फा यानी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 113, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 10⁸ मीटर पर सेकंड perpendicular to a field of strength 1 Weber per meter square is F equals QVB. What is charge? 1.6 into 10⁻⁻19. Remember, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। What is velocity? 10⁸. What is magnetic field? 1 8 से कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 1.6 into 10⁻11 न्यूटन, यानी 113th MCQ का आंसर क्या आएगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 114, डैश इज अ करेक्ट रिलेशन। सिस्टम इंटरनेशनल में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। CGS में क्या होता है? गॉस। और रिलेशनशिप क्या है कि 1 गॉस इक्वल्स 10⁻⁻4 टेस्ला, या उल्टा किया जाएगा तो 1 टेस्ला इक्वल्स 10⁻+4 गॉस। आपके 114th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली अ, मैग्नेटिक फोर्स एक सेंटीमीटर फोर्स होती है या चार्ज पार्टिकल के लिए हमेशा डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है जो चार्ज की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवाती है। 115th MCQ का आंसर होगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स यानी चार्ली। होपफुली तमाम क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।